लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, पूजा और वैभव के साथ। जी हाँ, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि सप्ताह में 3 दिन हम जब ये कार्यक्रम लेकर आते हैं तो आपको आमंत्रित करते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में। और आप जानते हैं कि फ़ोन इन कार्यक्रम का जिक्र हम कर रहे हैं। तो आज बुधवार है और आज किसान की बात में हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम है, जिसमें आप स्टूडियो में फ़ोन करके सीधे हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ मेहमान से अपने सवाल कर सकते हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पूसा संस्थान में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है प्याज और लहसुन की नर्सरी की देखभाल, और हमारे आज के आमंत्रित मेहमान विशेषज्ञ वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा संस्थान से डॉक्टर गोगराज सिंह जाट से अपने सवाल पूछने के लिए और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए, आप जानते ही हैं आपको क्या करना है, आपको हमें फ़ोन मिलाना है। फ़ोन नंबर मैं एक बार बता देता हूं। दिल्ली से बाहर के जो हमारे श्रोता हैं वो फ़ोन मिलाने से पहले 011 डायल करें, और उसके बाद नंबर है 23421081 और 23421093। फ़ोन नंबर्स के अलावा आप SMS के माध्यम से भी हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपको लिखना होगा गोल्ड यानी GOLD, एक जगह छोड़ने के बाद अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल लिख भेजिए। नंबर आप जानते ही हैं, फिर से बता देते हैं, 53010। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी जो आपके फ़ोन कॉल्स, आपके SMS हम तक पहुंचाएंगी, वो हैं आरती जी। तो डॉक्टर गोगराज सिंह जाट से अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें जल्द से जल्द फ़ोन कीजिए, SMS के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। और पूजा, कृषि कानूनों की बात आज पूरे देश में चल रही है, या कहीं पूरे विश्व में चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि ये कानून, जो ये नए कानून आए हैं, जो सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले हैं, ये कृषि और इस उद्योग के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई बहनों को इनसे बहुत लाभ मिलने वाला है। हम सभी ये बात जानते हैं कि रोपाई, तुड़ाई यानी खेती से जुड़ी जो सीधी बातें हैं, उनके अलावा ऐसी कई मूलभूत चीजें हैं, जैसे भंडारण और फसल का एक जगह से दूसरी जगह पर सही तरीके से ले जाना, जो बहुत जरूरी है। और उसी में उपयोगी हैं, सहयोगी हैं कृषि सुधार कानून और साथ ही साथ कृषि अवसंरचना कोष। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ जरूरी जानकारी। जी बिल्कुल। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान APMC मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो
वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। और वैभव, उम्मीद करते हैं कि इतनी उपयोगी जानकारी जो हमारे श्रोताओं तक पहुंची है, तो जाहिर है कि उनकी तरफ से हमें जो फीडबैक मिलता है वो भी हम पहुंचाएं अपने श्रोताओं तक। तो किसान भाई क्या सोचते हैं इस बारे में, ये भी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। हमारे सहयोगी रजनीश ने हमारे एक किसान भाई से बात की, आइए सुनते हैं ये बातचीत। जी बिल्कुल। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत कस्बा रटौल से बोल रहा हूँ। हबीब खान मेरा नाम है। क्या क्या खेती बाड़ी चल रही है आजकल? आलू वगैरह हैं, आम के बाग हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो एक बिल पास हुआ है सरकार की तरफ से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो कृषि सुधार के लिए तो वैसे तो अच्छी चीज है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है किसानों के फायदे के लिए बनाती है, तो नुकसान के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। फायदा ये भी है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है पूरे देश में। पहले एक जगह बेचने के लिए मजबूर होता था। पहले जो था हम बिल्कुल एक ही रेट पे बेचने के लिए मजबूर। अब जो है हम बड़ी कंपनियों के साथ भी अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं
एक फिक्स प्राइस अपना पहले ही एग्रीमेंट कर लिया, तो बाद में हमें बेचने में दिक्कत नहीं हुई। मान लिया किसी वजह से हमारा प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो उस वजह से पहले हमारा रेट डाउन चला जाता था, लेकिन अब क्योंकि एग्रीमेंट हमने पहले ही कर रखा है तो वो सरदर्दी हमारी नहीं रही। मतलब किसान जो है एक तरह से भयमुक्त हो गया है। आप इसके फेवर में है कि जो सरकार ने जो कानून बनाया है किसान भाइयों के लिए वो किसानों के लिए फायदेमंद है और निकट भविष्य में वो और भी ज्यादा फायदा दे सकता है किसान भाइयों को। बिल्कुल 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 सर। तो श्रोताओं, हम सभी ये बात जानते हैं कि दिसंबर का महीना जब खत्म होने वाला होता है तब रोपाई शुरू होने वाली होती है। और डॉक्टर साहब, इसी रोपाई से जुड़ा हुआ एक सवाल जयपुर के सईदुद्दीन ने हमसे पूछा है। वो पूछते हैं कि रोपाई से पहले प्याज और लहसुन की खेती में वो कौन सी सावधानियां हैं जो किसान भाई बहनों को बरतनी चाहिए। देखिए, आपने सही कहा कि अभी जो दिसंबर का अंतिम सप्ताह होता है उसमें प्याज की रोपाई शुरू होती है और जनवरी 15-20 तक किसान भाई प्याज की रोपाई कर सकते हैं। तो इससे पहले किसान भाइयों ने अभी उसकी पौधशाला तैयार कर रखी होगी जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। तो जब आपकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो जाए लगभग, उसके बाद में ही उसके मुख्य खेत में रोपाई करें। और रोपाई करने से पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका खेत है वो अच्छी प्रकार से उसमें जुताई की हुई गई हो, अच्छे प्रकार से उसमें पाटा चल के वो समतल की गई हो, और आपने किस विधि से आपको उसमें रोपाई करना है, समतल क्यारियों में करना है या आप ड्रिप जो उठी हुई बेड बनाकर उसमें तैयारी करना चाहते हैं उसमें करें। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा है। अगर आपने उसकी जांच नहीं करवाई है मृदा की, तो आप किसी भी अपने निकटतम जो कृषि रसायन प्रयोगशाला है, मृदा प्रयोगशाला है, वहां से उसकी जांच करा ले मृदा की। और जो प्रधानमंत्री जी की हमारी जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसके अंतर्गत भी आप इसकी मृदा की फ्री में जांच किसी भी प्रयोगशाला से करवा सकते हैं। और उसके अनुसार ही आप उसमें जो पोषक तत्व हैं, जिनमें हमारे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, और जो माइनर पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है, जैसे कि सल्फर है, जिंक है, पोटेशियम है, तो इसमें इनकी जांच करवा लें और उसकी जांच के अनुसार ही उसमें इनका पोषक तत्वों का इनकी मात्रा उसमें डालें। और उसके बाद में प्याज की मुख्य खेत में रोपाई करें। रोपाई आप समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं, उठी हुई क्यारियों में ड्रिप से भी कर सकते हैं। तो इन खास बातों का आप जरूर ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, नर्सरी की बात चूंकि वैभव ने छेड़ ही दी है अभी, तो बस एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आप नर्सरी बनाने की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि उसमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कोई कॉल है हमारे पास? जी हाँ पूजा। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं हम। हेलो, बलवान बोलू मैं, कलरमता जिला कैथल। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछे। लहसुन का मैं के देखभाल रखनी चाहिए इस टाइम में? देखिए, लहसुन की आपने फसल लगभग अक्टूबर के बाद में लगाई होगी, 15 अक्टूबर के बाद में लगाई होगी। तो सबसे पहले यह है कि उसमें आपके खरपतवार नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो लहसुन की जो फसल होती है उसकी जो पौधे से पौधे की हम जो दूरी रखते हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो अगर उसमें खरपतवार होंगे तो वो सीधे लहसुन की जो हमारा कंद होता है, प्याज और लहसुन, उससे वो पोषक तत्व ले लेते हैं, जिससे कि हमारे जो उसका बल्ब होता है, उसका जो कंद होता है, उसकी साइज छोटी रह जाती है। तो खरपतवारों का प्रबंधन आप अवश्य ही करें। खरपतवार प्रबंधन के लिए आप उसमें निराई गुड़ाई करके आप अपने खुरपी की सहायता से सारे खरपतवार निकाल दें। और उसके बाद में आप जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये जो फर्टिलाइजर है, इनकी मात्रा भी उसमें जरूर डालें। और पहली सिंचाई जब आप करें उससे पहले उसमें यूरिया और डीएपी का थोड़ा मिक्स करके उसमें डाल दें। और उसके बाद में जब दूसरी सिंचाई करें तब उसमें पोटेशियम, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसकी मात्रा भी थोड़ी थोड़ी उनमें डालें। उसके बाद में उनमें सिंचाई कर दें, जिससे कि जो बल्ब के जो कंद है उनका आकार बढ़ जाता है। और आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, ये समय समय पर करते रहें। अभी वैसे सर्दी का मौसम है तो आप लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि नर्सरी का जिक्र जैसे किया था, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, मान लीजिए प्याज की और लहसुन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी ज़रूरी है?
देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो हमारे भारत सरकार की भी एक योजना है जिसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है कि पारंपरिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो कुप्रभाव हैं उससे मुक्ति हम हो सकें। इसके लिए हमें यह है कि नर्सरी से ही हमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो रासायनिक उर्वरक है उनका कदापि प्रयोग ना करें खेती में। और सबसे पहले यह है कि जो हम बीज लेते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादित किए हुए होने चाहिए। तो ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो ऑर्गेनिक विधि से तैयार किए गए हों। उसके बाद में हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए जो हमारी नर्सरी की जो जमीन होती है उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें नर्सरी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें नर्सरी की जो बेड है उसकी जो लंबाई है लगभग 3 सेंटीमीटर रखते हैं और उसकी जो चौड़ाई है 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, तो उसके लिए पर्याप्त होता है कि 15 से 20 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें। उसमें किसी भी प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक हैं, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, म्यूरेट पोटास हो, उनका प्रयोग उसमें ना करें। और जो बीजों का जो उपचार है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का जो जैव उर्वरक कह सकते हैं हम उसको, उससे उसका बीजों का उपचार करें। और उपचार करने के बाद में जब पौध 40 से 45 दिन की आ जाती है तब उसको मुख्य खेत में रोपाई करें। और उसमें हम जो हमारे रासायनिक उर्वरक है उनके स्थान पर हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं जिसमें हम नीम की खली हो गई, सरसों की खली हो गई, इसके अलावा जो मुर्गी की खाद है इनका ही प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें कदापि ना करें। तो इस प्रकार किसान भाई ऑर्गेनिक खेती इसकी कर सकते हैं। डॉक्टर गोगराज जी, आपने अभी उर्वरक की बात की, आपने बात की कि सड़ी हुई गोबर कितनी ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जलवायु का कितना प्रभाव पड़ता है इस खेती पर, और खासकर प्याज और लहसुन जो आज का हमारा विषय है, इसकी खेती में जलवायु का कितना महत्व है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जलवायु का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि प्याज और लहसुन है वो रबी मौसम की फसलें हैं दोनों ही, तो इनको ठंडक का जो मौसम है वो अधिक चाहिए होता है। अगर हम इसकी वानस्पतिक वृद्धि की बात करें, बढ़वार की बात करें, जैसे कि अभी हमें नर्सरी किसान भाई ने लगा रखी है वो पौध बढ़वार की अवस्था में है, तो इस समय जो तापमान है वो दिन में जो तापमान है वो लगभग 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है और जो रात का जो तापमान होता है वो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। जब इसकी हम रोपाई कर देंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी 15 तक, उस समय जो रात का जो तापमान होता है वो 8 से 10 डिग्री रहता है और जो दिन का तापमान होता है वो लगभग 18 से 20 डिग्री होना चाहिए। मतलब जो तापमान है दिन और रात के में उसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो वो जो तापमान है वो उसके बल्ब को बनने में बहुत सहयोग प्रदान करता है, उसकी जो साइज होती है वो अच्छी होती है। तो ये जलवायु प्याज और लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। तो पूजा, अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं। जब डॉक्टर साहब ने जलवायु और मौसम की बात कर ही दी है तो जी बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तापमान आज 28.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा में नमी होगी 37% और हवा की दिशा होगी दक्षिण दक्षिण पश्चिम। साथ ही साथ एक परामर्श हमारे किसान भाई बहनों के लिए कि आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा जरूर डालें तथा फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें। जैसा कि डॉक्टर गोगराज जी ने अभी बताया कि मिट्टी चढ़ाने का समय बहुत जरूरी होता है ताकि कंद जो बाहर निकलते हैं उसमें हरापन ना आए, मिट्टी डालकर उनको चढ़ा दिया जाए। पूजा, जब आप भी मंडी से सब्जियां खरीदती होंगी या जब मैं भी अपनी माताजी के साथ जाता हूं तो हरापन हमें कई बार नजर आता है। शायद डॉक्टर साहब इस बारे में बता पाएं कि वो ठीक नहीं होता। जी, ये आलू की फसल में क्या होता है कि जब हम इसको रिज में लगाते हैं, जिसका हमारा तात्पर्य होता है कि आलू का कंद हम लगाते हैं और पौधा जब बड़ा हो जाता है तो जब उसमें पानी लगाया जाता है तो पानी लगाने से मिट्टी उसकी नीचे गिर जाती है धीरे धीरे, और कंद जैसे जैसे मोटे होने लग जाते हैं वो मिट्टी से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो मिट्टी से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे दिन में जब सूर्य तापमान तेज होता है तो सूर्य की रोशनी के सीधे संपर्क में जब इसके कंद आते हैं तो उसमें सोलेनिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ बनता है जिसकी वजह से इसका रंग होता है वो हरा हो जाता है। अगर ज्यादा हरे रंग कंद होता है, अगर उसको हम भोजन में ज्यादा मात्रा में ले लें तो वो भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इस समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें फसल अपने आलू की फसल में, और उसमें उर्वरकों, सिंचाई आदि का प्रबंधन भी निरंतर करते रहे। जी बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, ये काफ़ी उपयोगी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। और वैभव, एक बार फिर से हम अपने फ़ोन नंबर्स अपने श्रोताओं के लिए दोहरा देते हैं। आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं, उसके बाद 23421081 और 23421093 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं हमारे आमंत्रित मेहमान डॉक्टर गोगराज सिंह जाट से। डॉक्टर साहब, खाद की बात हो गई, नर्सरी की बात भी कर ली हमने, और अभी जैसे वैभव ने जिक्र किया जलवायु की बात हुई और आपने कहा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी तक इसकी रोपाई की जाती है, यानी करीब करीब तापमान जो आजकल हम महसूस कर रहे हैं वो ही तापमान प्याज और लहसुन की खास तौर से हम बात कर रहे हैं आज जो हमारा विषय है उनके लिए ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में जैसे आपने अभी कहा कि सनलाइट की बात की, यानी धूप की बात की, तो प्याज के विषय में अगर हम ये बात जानें तो कितनी ज़रूरी है धूप या सूरज की रोशनी प्याज की फसल के लिए, और आज जिस रोपाई की हम बात कर रहे हैं, नर्सरी की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेज में, इस स्थिति में क्या रोल रहता है उसका, इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, अभी किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी लगा रखी है, और नर्सरी जब लगाते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्वस्थ और अच्छी पौध चाहिए होती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा हमारा स्वस्थ होता है, उसमें टीके लगते हैं तो फिर वो आगे भी स्वस्थ रहता है, तो उसी प्रकार हमारी जो पौधशाला है वो शुरू में अगर स्वस्थ होगी तो प्याज का जो कंद है उसकी साइज भी अच्छी होगी, उसका कलर भी अच्छी होगी, अच्छा होगा, और वो चमकदार होगी, और उसका बाजार भाव भी किसानों को अच्छा मिलेगा जी। और उसमें जो सड़न है उसकी समस्या भी नहीं होगी। तो उसी प्रकार अभी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में हमारी नर्सरी होती है, तो नर्सरी में जो तापमान होता है वो दिन का लगभग 22 से 24 डिग्री चाहिए होता है, और जो रात का जो तापमान होता है वो 12 से 13 डिग्री चाहिए होता है। और वो जो अभी इस समय ये तापमान है ये हमारी नर्सरी की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है पौधों की उसके लिए अनुकूल है। और जब हम इसकी रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद में कंद बनने के लिए, कंदों के लिए तापमान होता है वो कम चाहिए होता है रात का, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी तक तापमान बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए वो उपयुक्त होता है, जिससे कि बल्ब की जो साइज होती है वो अच्छी बनती है और उसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है जी। लेकिन इसमें धूप का जैसे हम जिक्र कर रहे थे उसकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, धूप में इसमें ये होता है कि जैसे अगर प्रकाश की रोशनी अगर उनको नहीं मिलेगी दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भोजन बनाने की वो रुक जाएगी, जिससे अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होएगी तो जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो बल्ब तक नहीं जा पाएंगे, तो बल्ब की जो साइज है वो नहीं बढ़ पाएगी, और प्याज के जो कंद है वो छोटे छोटे रह जाएंगे, जिनका बाजार में भाव बहुत कम ही मिलता है। ऐसा अक्सर हम प्याज के खेत में देखा जाता है। जब प्याज को जो पौधे से पौधे की दूरी होती है और लाइन से लाइन की दूरी अगर बहुत नजदीक रखी जाती है तो प्याज का जो आकार होता है वो बहुत कम रह जाता है। कुछ पौधों का उनको बढ़ने के लिए उनको स्थान नहीं मिल पाता है, सूर्य के अच्छे प्रकार से धूप नहीं मिल पाती है, तो इसका विशेष किसान भाई ध्यान रखें। डॉक्टर गोगराज जी, अभी हमारे पास एक फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता मौजूद हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से बोल रहे हैं? नंदकिशोर जी, आप कहां से बोल रहे हैं ये बात बताएं। मैं दिल्ली से सर। दिल्ली से। नंदकिशोर जी, सबसे पहले आपसे एक विनती है कि आपके आसपास जो रेडियो सेट रखा हुआ है उसको बंद कर दीजिए या जरा दूर कर दीजिए, वरना आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पाएगी। डॉक्टर गोगराज सिंह जाट हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस समय आलू लगा सकते हैं? देखिए, अभी आलू लगाने का उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि आलू की फसल है वो बढ़वार की अवस्था में है, उसमें जो आलू के जो ट्यूबर हैं वो पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अभी लगाएंगे तो थोड़ा ये समय लेट हो गया है अभी, तो ये आप 15 अक्टूबर नवंबर के सप्ताह उसके माह में लगाते हैं तो इसके लिए अच्छी फसल मिलती है, उसका अच्छे से आपको ट्यूबर नहीं बन पाएगा, लेट हो जाएगा ये। वैभव, देखिए हमारे जो विशेष मेहमान आते हैं यहाँ पर, विशेषज्ञ होते हैं, उनके ज्ञान का लाभ हमारे श्रोताओं के साथ साथ हम लोग भी उठाते हैं। और चूंकि अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया आलू की बात की, हम आज प्याज का विषय लेकर आए हैं, लेकिन आलू और प्याज ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी रसोई में ऐसी भूमिका निभाते हैं कि इनके दाम में जो उतार चढ़ाव होता है वो घर का पूरा बजट बदल कर रख देता है। और अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दाम का उतार चढ़ाव तो अक्सर रहता ही है, तो क्यों ना अब हम बाजार का जो भाव है वो भी अपने श्रोताओं के साथ साझा कर लें। बिल्कुल ठीक कहा पूजा आपने। चलो पगडंडी से मंडी। बाजार भाव में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं प्याज का ही। तो प्याज का भाव है 28 रुपए प्रति किलो, लहसुन 100 रुपए प्रति किलो,
सब्जियों में बैंगन 13 रुपए प्रति किलो, गाजर 20 रुपए प्रति किलो और परमल 30 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। और मंडी में फलों का भाव कुछ इस प्रकार है। मौसमी 46 रुपए प्रति किलो, अनानास 30 रुपए प्रति किलो और अमरूद 42 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। और आज का विषय है हमारा प्याज और लहसुन की नर्सरी की देखभाल। और कई बातें वैभव हम पूछ चुके हैं और हमारे एक श्रोता हैं जिनका संदेश हमारे पास आया है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं आपसे कि प्याज का भंडारण किस तरह किया जाए। हालांकि नर्सरी से ये जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास सवाल आया है तो हम पूछ लेते हैं। और इनका नाम है राम आसरे, ये दिल्ली से हमें ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, प्याज का भंडारण कैसे करें। प्याज की जब हम खुदाई करते हैं तो लगभग मई के माह में इसकी प्याज की खुदाई की जाती है। तो सबसे पहले ये करें कि जब हम इसकी खुदाई करें, खुदाई करने के बाद में प्याजों को इकट्ठा करके सारे बल्ब को और किसी छायादार जो जगह है उसमें 2 से 3 दिन के लिए रख दें, जिससे कि थोड़ी हवा लगती है और इसकी जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है। नमी की मात्रा कम होने से जब हम कहीं पर भंडारण करते हैं तो उसमें सड़न की समस्या नहीं आती है। तो इसमें करने के बाद में जो इसको पत्तियां होती है, किसान भाई ये गलती सामान्यतः कर देते हैं कि उनको पत्तियों को उनके जो प्याज का कंद होता है उसके पास से काट देते हैं, जिससे कि उनमें फफूंद के द्वारा सड़न और गलन शुरू हो जाती है। इससे बढ़िया है कि आप इसमें इसको काटे ना और इसको अच्छे प्रकार से सुखा ले। धूप में प्याज जब अच्छी तरह सूख जाएं तब उसके छोटे छोटे बंडल बनाकर एक किसी भी हवादार अवस्था में, या आप अपने जो गाँव में किसान भाइयों जो प्याज का जो भंडारण बना रखा है भारत सरकार के द्वारा स्कीम में भी किसी ने बना रखा है, या अगर नहीं बना रखा है तो जो गाँव में एक जो छप्पर होते हैं जिनमें छायादार अवस्था में होते हैं वहां पर आप इसको रख सकते हैं। और अगर इसको आप लोहे के जो टिन शेड और टिन होते हैं जिनमें नीचे की साइड में चारों तरफ अगर छेद हो और उनमें लगभग आप 20 से 30 किलो प्याज भंडारण कर सकें तो उसमें भी प्याज की एक लेयर बनाकर उसमें आप आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इसको कोल्ड स्टोरेज में अगर रख रहे हैं तो वहां का जो तापमान है वो जो लगभग उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो 60 से 65% होनी चाहिए और इसको 0 डिग्री पर भी आप कुछ समय के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं प्याज को। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि रोपाई का समय आने वाला है, तो जो किसान भाई बहन अभी खेती कर चुके हैं प्याज और लहसुन की वो रोपाई करेंगे और बाद में खेत तक जाएंगे, लेकिन वो लोग जो इस बार खेती नहीं कर पाए और अगली बार खेती करना चाहते हैं, रोपाई के बाद नर्सरी का या मिट्टी का या उन कौन सी बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए ताकि अगली बार वो प्याज और लहसुन की खेती कर पाएं और लाभ कमा पाएं? देखिए इस बार तो जो प्याज की जो नर्सरी है वो किसान भाई ने तैयार कर ली है। और अगर अगली बार अगर वो किसान भाई खेती करना चाहता है तो हम उसको ये सुझाव देते हैं कि वो नर्सरी तैयार करें। तो वो लगभग अपनी जो नर्सरी है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दें हैं। और शुरू करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप किस प्रकार के स्थान का चयन करते हैं। तो नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए, भूमि का जो चयन है कि वहाँ की भूमि है वो समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए और उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, भूमि में जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और भूमि जो आपकी मृदा है उसका परिरक्षण जरूर करा लें कि किसी प्रकार के उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। और हमारे जो नर्सरी का जो स्थान है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो अच्छी प्रकार से आती हो, या किसी भी इमारत के पास में या बड़े जो हमारे पेड़ हैं उसके पास में इसकी नर्सरी का स्थान नहीं होना चाहिए। और ऐसे स्थान पर नर्सरी कभी भी नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर जंगली जानवरों का प्रवेश होता हो, रात्रि के समय वो उसको नुकसान करते हो। तो ये सब है कि हम किस प्रकार की जगह का चयन करें। उसके बाद में है कि नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें। देखिए प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए हम उठी हुई क्यारियों में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो उठी हुई क्यारियां जब लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी और 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी हो उसमें इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, काफी उपयोगी जानकारी आपने दी। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या एक बार जहां हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं वहां दोबारा नर्सरी बना सकते हैं उसकी? देखिए सामान्यतः हम ये करते हैं कि अगर एक बार हमने नर्सरी जिस स्थान पर बना ली है उसी स्थान पर दोबारा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उस भूमि का को हमने अच्छे से उपयोग में ले लिया है, उसमें न्यूट्रिएंट की जो है वो कमी आ जाती है और उसी फसल की नर्सरी कभी भी उसी जगह पर तैयार नहीं करनी चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, कल का विषय हमारे कार्यक्रम का ये रहेगा ग्रामीण विकास में खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ता योगदान, और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर श्रुति सेठी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे कार्यक्रम को और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल पूजा और वैभव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई